बजट 2018-2019 सरकार ने टैक्स के रूप में 22,71,242 करोड़ रुपए एकत्रित किए, जिसमें से 7,88,093 करोड़ रुपए राज्यों को उनके हिस्से के रूप में दिए। 2,45,099 करोड़ रुपए की सरकार की आमदनी को जोड़ने से कुल आय 17,25,748 करोड़ रुपए हो जाती है। इस आय में से सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसारण इत्यादि और आर्थिक सेवाओं, कृषि उद्योग, विद्युत, परिवहन, संचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे देश के जन कल्याण के कार्यों में मात्र 4,98,651 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 5,75,795 करोड़ रुपए बैंकों को सौंप दिया। वर्ष 2018-19 के बजट में 17,25,748 करोड़ की आय में से भारत सरकार ने 5,75,795 करोड़ रुपए 33.367% ब्याज चुकाया है। अगर सरकार अपने पैसे खुद बनाती तो एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। राज्य सरकारों का भी इतना ही पैसा कर्ज का जाता है। टैक्स का 33% सरकार बैंकों को क्यों सौंप देती है? इसी निरर्थक ब्याज को भरने के लिए सरकारें पेट्रोल और डीजल पर अत्यधिक टैक्स लगाकर जनता का शोषण करती है। बढ़ी हुई तेल की कीमतें महंगाई का मुख्य कारण बनती है, क्योंकि कहीं न कहीं सभी चीज़ों की कीमतें तेल के दाम पर निर्भर करती है। आप देख सकते हैं कि 13 अगस्त 2021 को राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101.84 रुपये है। टैक्स हटा दें तो इसकी कीमत मात्र 45.44 रुपये है, परंतु इसके केंद्र सरकार 32.90 रुपये और दिल्ली सरकार 23.50 रुपये का टैक्स लगा देती है, ताकि बैंकों का ब्याज भर सके। इसी तरह से डीजल पर भी सरकारें बहुत अधिक टैक्स लगाती है। हम पेट्रोल, डीजल, वैट, आयकर से लेकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हजारों जगह लाखों रुपया टैक्स भरते हैं। क्यों? क्या हम बेवकूफ़ हैं, गधे हैं? हर साल 30 लाख करोड़ की लूट। वर्ष 2021 में भारत सरकार पर कुल 150 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज है और राज्य सरकारों पर भी लगभग 60 लाख करोड़ का कर्ज है। इसके अलावा भारत की जनता पर लगभग 90 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस सारे पैसे को बैंकों ने सिर्फ खाते में लिखकर बनाया है और सरकारें तथा जनता अनावश्यक ब्याज देने पर मजबूर है। इसके अलावा विदेशी कर्ज चुकाने के लिए भारत सरकार को डॉलर के मुकाबले रुपए को गिराना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बनाई गई चीज़ें सस्ते में जाती है और विदेशी वस्तुएं महंगी खरीदनी पड़ती है। इस सभी से लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हर साल भारत के लोगों से लूट लिए जाते हैं, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे है। भारत सरकार से बैंकों द्वारा लूट 5,75,795 करोड़ रुपए। राज्य सरकारों से लूट लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए। जनता से ब्याज की लूट लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। डॉलर राज द्वारा संसाधनों की लूट 12.5 लाख करोड़ रुपए लगभग। देश में अगर कुल 20 करोड़ परिवारों में यह पैसा बांट दिया जाए तो प्रत्येक परिवार को 1.5 लाख रुपए सालाना मिलेगा। इसीलिए अगर आप सरकार पर दबाव बनाकर बैंकों की यह व्यवस्था बदलने में सफल रहे तो प्रत्येक परिवार को मिल सकते हैं। डॉलर राज द्वारा संसाधनों की लूट की प्रक्रिया का विश्लेषण अगली पुस्तिका में होगा।
संस्थाओं की स्थापना। यूरोपीय संघ के वास्तुकार जीन मोनेट ने एक बार लिखा था, मनुष्यों के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन संस्थानों के बिना कुछ भी स्थायी नहीं होता। जब मानव जाति असफल होती है तब अच्छी संस्थाएं इसे बचाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बैंकर्स की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अब उन्होंने विश्व नियंत्रण का सपना देखा और 1919 में दुनिया के लगभग सभी देशों को लेकर लीग ऑफ नेशंस बनाया, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अमेरिका की विदेश नीति को नियंत्रित करने के लिए 1919 में ही काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR बनाया, जो अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में न होकर बैंकर्स का एक गुप्त समूह था। 1954 में बिल्डरबर्ग नामक होटल में बिना किसी संगठन के बैनर तले एक खुफिया बैठक चल रही थी। इस समूह का कोई नाम नहीं था, इसलिए इसका नाम बिल्डरबर्ग समूह पड़ गया। यह बैंकर्स का दुनिया का सबसे खुफिया समूह माना जाता है, जहाँ से दुनिया की दशा और दिशा तय होती है। 1973 में जापान, अमेरिका और ब्रिटेन के बैंकरों का एक ट्राइलेटर कमीशन त्रिपक्षीय आयोग बना, जिसमें बाद में अंतर्राष्ट्रीय बैंकर, मीडिया, राजनेता, बुद्धिजीवी और विशिष्ट सरकारी अधिकारी जुड़ गए। इस तरह के कुछ और खुफिया समूह आपस में रणनीतिकार गोलमेज समूह का निर्माण करते हैं, जहां बैठकर दुनिया का वर्तमान और भविष्य तय किया जाता है। नोट: यह विषय विस्तार में अगली पुस्तक भारत में डॉलर राज में समझाया जाएगा। मानसिक गुलामी। ये लोग दुनिया के लगभग सभी देशों, राजनीति, उद्योग, व्यापार, मीडिया, तेल, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, ऐतिहासिक तथ्यों और यहाँ तक कि हमारे मानस, सोच और आंदोलनों तक को नियंत्रित करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि हम कुछ ज़्यादा सोचें, इसलिए शराब, ड्रग्स, टेलीविज़न, मीडिया और हर तरह के वे साधन जो हमें मनोरंजन में व्यस्त रखें, हमारे लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि हम ज़्यादा सोचकर महत्वपूर्ण लोगों के रास्ते का रोड़ा न बने। बेहतर होगा कि आप लोग जाग जाए और देखें कि कुछ लोग आपके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं और आपको पता तक नहीं। अपनी इस व्यवस्था को चलाने के लिए वे लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह का व्यवधान सामने आए। इसीलिए वे चाहते हैं कि विश्व में एक सरकार, एक सेना, एक भाषा, एक करेंसी और एक बैंक बने। जेम्स वारबर्ग बैंकिंग परिवार के एक सदस्य लिखते हैं, तुम इसे पसंद करो या नहीं, एक विश्व सरकार बनेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि यह सरकार विजय से बनेगी या सहमति के द्वारा। डेविड रॉकफेलर का मानना है, हमें चाहिए बस एक सही विशाल संकट और सभी देश विश्व की नई व्यवस्था स्वीकार कर लेंगे। सही विशाल संकट कोरोना। नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्वीकार करने के लिए कोविड-19 कोरोना महामारी को एक विशाल संकट के तौर पर सामने लाया गया है। पहले तो उन्होंने चीन के वुहान लैब को भारी मात्रा में फंड देकर एक टेस्ट वायरस बनवाया और दुनिया में छोड़ दिया। यह एक बिल्कुल साधारण सा टेस्ट वायरस है, जो 99% लोगों को तो छू भी नहीं पाता और बाकी 1% में से भी बहुत कम को प्रभावित करता है, और इतना प्रभावित तो साधारण फ्लू भी करता ही है। लेकिन इन लोगों ने मीडिया का इस्तेमाल करके एक साधारण से फ्लू को महामारी घोषित करवा दिया और पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन करवा दिया। लॉकडाउन और मंदी के कारण देश में गरीबी और बढ़ी है। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं और पूरा देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। कुल मिलाकर देश की आम जनता के लिए जो आपदा है, यही मंदी कुछ गिने चुने लोगों के लिए संपत्ति बढ़ाने का अवसर है। दुनिया भर में जबरदस्ती लॉकडाउन करवाने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि दुनिया में मंदी लाई जा सके। लंबे समय तक मंदी चलने से दुनिया के देशों की सरकारें और आम जनता परेशान होकर समाधान मांगेंगे। तब ये लोग समाधान के तौर पर एक विश्व मुद्रा, वन वर्ल्ड करेंसी को लाने का प्रस्ताव रखेंगे।
इस प्रस्ताव को देशों की सरकारें जाने अनजाने में उसी प्रकार स्वीकार कर लेंगी जैसे लॉकडाउन जैसा एक गलत समाधान स्वीकार कर लिया।